तो देखिए, हम प्रतिनिधि सभा का संगठन पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में, और हमने पढ़ा था प्रतिनिधि सभा के जो है सदस्यों के विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां किस प्रकार से उन्हें प्राप्त हैं। तो उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा के अधिकारी। तो देखिए, अगला है प्रतिनिधि सभा के अधिकारी। प्रतिनिधि सभा के अधिकारी तो देखिए, प्रतिनिधि सभा का संगठन में हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा के अधिकारी। तो देखिए, प्रतिनिधि सभा के अधिकारी प्रतिनिधि सभा के निम्न पदाधिकारी होते हैं। प्रतिनिधि सभा के निम्न पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष, सदन का अध्यक्ष, सदन का नेता, सदन का अध्यक्ष, सदन का अध्यक्ष, सदन का नेता तथा विपक्षी दल का नेता सदन का नेता तथा विपक्षी दल का नेता। तो देखिए, इस प्रकार से प्रतिनिधि सभा के प्रमुख अधिकारी हमने देखे कि किस प्रकार से अध्यक्ष जो है सदन की कार्यवाही जो है संचालन करता है, और अध्यक्ष सदन की कार्यवाही संचालित करता है। उसी प्रकार से सदन का जो नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है, उसे हम सदन का नेता के रूप में पहचानते हैं। इसी प्रकार विपक्षी दल का नेता, जिसे अल्पमत प्राप्त हुआ होता है, वो विपक्षी दल का नेता होता है। और विपक्ष में बैठकर सकारात्मक और किस प्रकार से रचनात्मक विपक्ष के रूप में वो अपना जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार प्रतिनिधि सभा के निम्न अधिकारी हमने देखे किस प्रकार से हैं। फिर है प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन। तो देखिए, प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन, प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन, प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन, प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन, प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन। तो देखिए, प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन जो है वर्ष में एक अधिवेशन अनिवार्य है। प्रतिनिधि सभा का वर्ष में एक बार अधिवेशन अनिवार्य है। वर्ष में एक बार अधिवेशन अनिवार्य है। और आजकल यह अधिवेशन 3 जनवरी की, आजकल यह अधिवेशन 3 जनवरी की
दोपहर को प्रारंभ होता है। 3 जनवरी की दोपहर को आरंभ 3 जनवरी की दोपहर को आरंभ होता है, दोपहर को आरंभ होता है तथा विशेष व आपात स्थिति में, विशेष व आपात स्थिति में सदन के, विशेष तथा आपात स्थिति में सदन के विशेष अधिवेशन भी, सदन के विशेष अधिवेशन भी, सदन के विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित हो सकते हैं, आमंत्रित हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा का वर्ष में एक बार अधिवेशन अवश्य है, अनिवार्य है, और आजकल ये अधिवेशन 3 जनवरी की दोपहर को आरंभ होता है तथा विशेष व्यापार स्थिति में सदन के विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित हो सकते हैं। इस प्रकार प्रतिनिधि सभा का जो है संगठन हमने पढ़ा और हम देखते हैं कि वर्ष में एक बार जो है अधिवेशन अनिवार्य रूप से होता है। अब हम देखते हैं कि बैठक की गणपूर्ति। तो देखिए बैठक की गणपूर्ति में बैठक की गणपूर्ति के लिए हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा की बैठकों के लिए बैठक की गणपूर्ति, बैठक की गणपूर्ति हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा की, प्रतिनिधि सभा की बैठकों के लिए, प्रतिनिधि सभा की बैठकों के लिए, बैठकों के लिए सदस्यों की जो गणपूर्ति है, प्रतिनिधि सभा की बैठकों के लिए कुल सदस्यों की संख्या का कुल सदस्यों की संख्या का कुल सदस्यों की कुल सदस्यों की संख्या का कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत, कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत उपस्थित होना चाहिए, कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत उपस्थित होना चाहिए। ये क्या है? बैठकों की गणपूर्ति, कुल सदस्यों की संख्या का जो है बहुमत उपस्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो है प्रतिनिधि सभा का संगठन हमने देखा कि किस प्रकार से जो है प्रतिनिधि सभा का संगठन है। अगला हम देखते हैं कि जो है प्रतिनिधि सभा के शक्तियां कार्य क्या हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि प्रतिनिधि सभा की शक्तियां और कार्य क्या हैं। तो देखिए प्रतिनिधि सभा की शक्तियां एवं कार्य। प्रतिनिधि सभा की शक्तियां एवं कार्य। शक्तियां एवं कार्य क्या है प्रतिनिधि सभा के, उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
इसकी प्रमुख शक्तियां और कार्य क्या है। पहली है विधायी शक्ति। तो देखिए, विधायी शक्ति में हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा की विधायी शक्तियां क्या है, इसे विधायी शक्तियां किस प्रकार से जो है प्राप्त हैं। तो देखिए, प्रतिनिधि सभा को जो है उसी प्रकार से विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। पहली शक्ति है विधायी शक्तियां एवं कार्य। विधायी शक्तियां एवं कार्य। तो देखिए, सीनेट के समान ही सीनेट के समान ही प्रतिनिधि सभा को विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। और किसी भी विधेयक के पारित होने के लिए दोनों सदनों की जो है सहमति अनिवार्य है। किसी भी विधेयक के पारित होने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है। यदि कोई भी विधेयक दोनों सदनों से स्वीकृत होना चाहिए, और इसकी स्वीकृति जो है, जैसे ही कोई विधेयक सीनेट से पारित हो गया है तो फिर वो प्रतिनिधि सभा के पास में आता है पारित होने के लिए, तो प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति भी उसे मिलनी चाहिए, नहीं तो वो कानून का रूप धारण नहीं कर सकता, वो कानून नहीं बन सकता। तो इसलिए हम देखते हैं किसी भी विधेयक के संदर्भ में दोनों ही सदनों को जो है महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, और अगर प्रतिनिधि सभा किसी विधेयक पर सहमत नहीं है तो वह कानून नहीं बन सकता। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं विधायी क्षेत्र में जो है दोनों सदनों को ही महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। अगली है संवैधानिक संशोधन की जो है शक्ति। तो देखिए, संवैधानिक संशोधन की शक्ति। अगला है संवैधानिक संशोधन की शक्ति। देखिए, संवैधानिक संशोधन की शक्ति में हम देखते हैं कि प्रत्येक सदन से संवैधानिक संशोधन का प्रत्येक सदन से संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सीनेट यदि संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करती है तो फिर वो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा के पास आता है, और प्रतिनिधि सभा भी उसे 2/3 बहुमत से पास कर देती है, तो वो संशोधन जो है माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संवैधानिक संशोधन के बारे में भी सीनेट के समान ही प्रतिनिधि सभा को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। तो विधायी क्षेत्र के साथ साथ
संवैधानिक संशोधन में भी जो है इसे शक्ति प्राप्त है सीनेट के समान। अगला है वित्तीय शक्तियां। तो देखिए वित्तीय शक्तियां क्या है। देखिए वित्तीय शक्तियां एवं कार्य, वित्तीय शक्तियां एवं कार्य। अगली है वित्तीय शक्तियां एवं कार्य, वित्तीय शक्तियां एवं कार्य। तो हम देखते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को, प्रतिनिधि सभा को अंतिम, प्रतिनिधि सभा को अंतिम, प्रतिनिधि सभा को अंतिम, अंतिम एवं पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं है, एवं पूर्ण शक्ति, अंतिम एवं पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं है, पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं है। वित्तीय विधेयक, वित्तीय विधेयक सर्वप्रथम, वित्त विधेयक सर्वप्रथम, वित्त विधेयक सर्वप्रथम, सर्वप्रथम प्रतिनिधि, सर्वप्रथम वित्त विधेयक सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है, प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है तथा यहां से पारित होने के बाद, तथा यहां से पारित होने के बाद, यहां से पारित होने के बाद, होने के बाद वह, यहां से पारित होने के बाद वह सीनेट में, यहां से पारित होने के बाद वह सीनेट में भेजा जाता है, सीनेट में भेजा जाता है। तो देखिए वित्त विधेयक में हमने देखा प्रतिनिधि सभा को अंतिम एवं पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं है। इस संदर्भ में सीनेट जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, जबकि हम देखते हैं कि प्रत्येक वित्त विधेयक सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन फिर भी उससे पारित होने के बाद में वो सीनेट में जाता है पारित होने के लिए। तो हमने देखा कि वित्त विधेयक में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है, सीनेट को प्राप्त है। सीनेट वित्त विधेयक में संशोधन कर सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वित्त विधेयक के संदर्भ में सीनेट को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है, जितनी की प्रतिनिधि सभा को जो है ये शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला है कार्यपालिका शक्तियां। तो देखिए कार्यपालिका शक्तियां में जो है क्या क्या इसकी कार्यपालिका शक्तियां हम देखते हैं। कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां। तो देखिए ये शक्तियां जो प्रतिनिधि सभा की है निम्नलिखित है। ये शक्तियां निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, इसमें हम पहला देखते हैं। पहली शक्ति कौन सी? पहली है कि एक विशेष स्थिति में प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। तो देखिए एक विशेष स्थिति में प्रतिनिधि सभा, एक विशेष स्थिति में प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति का
निर्वाचन करती है। एक विशेष स्थिति में प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। विशेष स्थिति क्या है कि जब राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो उस स्थिति में जब प्रतिनिधि सभा है, 3 व्यक्तियों को जिन्हें ज्यादा बहुमत प्राप्त है, उन 3 व्यक्तियों का नाम जो है वो छांट सकती है और उनकी अनुशंसा कर सकती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रतिनिधि सभा है, सबसे अधिक मत प्राप्त होने वाले 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति चुन लेती है। तो देखिए, जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक 3 मत प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से किसी एक को राष्ट्रपति जो है निर्वाचित कर सकती है। तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसकी भूमिका हम देखते हैं। अगला है, प्रतिनिधि सभा व सीनेट के सहयोग से युद्ध की घोषणा होती है। तो देखिए, प्रतिनिधि सभा व सीनेट के सहयोग से युद्ध की घोषणा होती है। प्रतिनिधि सभा व सीनेट के सहयोग से युद्ध की घोषणा की जाती है। प्रतिनिधि सभा सीनेट के सहयोग से युद्ध की जो है घोषणा की जाती है और युद्ध के बाद होने वाली संधियों पर केवल सीनेट को ही जो है इसमें सहमति का अधिकार है। इस बारे में हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा की कोई शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। तो देखिए, सीनेट के सहयोग से और प्रतिनिधि सभा दोनों के सहयोग से युद्ध की घोषणा की। युद्ध के बाद में जब संधियां की जाती है, उसमें सीनेट को जो है संधियों की पुष्टि करने का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। उसमें प्रतिनिधि सभा की कोई भूमिका नहीं है। अगला हम देखते हैं, अगली कार्यपालिका शक्ति क्या है। अगली है कि प्रतिनिधि सभा संघीय प्रशासन के विभागों के कार्यों की जांच कर सकती है। प्रतिनिधि सभा संघीय प्रशासन के प्रतिनिधि सभा संघीय विभागों के प्रतिनिधि सभा संघीय विभागों के कार्यों की जांच कर सकती है। कार्यों की जांच कर सकती है। संघीय विभागों के कार्यों की जो है कार्यों की जांच कर सकती है। वह इस कार्य को स्थायी या विशेष समितियों के माध्यम से कराती है। वह इस कार्य को स्थायी या विशेष समितियों के माध्यम से कराती है। देखिए, ये इसकी कार्यपालिका शक्ति में देखी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका उसे है कि जब किसी भी जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता, तो जिन 3 लोगों को अधिक बहुमत प्राप्त होता है उसमें से किसी एक को राष्ट्रपति चुन सकती है। युद्ध की घोषणा में भी उसे महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार से संघीय विभागों के कार्यों की जांच करने में भी उसे महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है और वह विभिन्न जो स्थायी विशेष समितियों के माध्यम से इस कार्य को संपन्न कराती है। अगला हम देखते हैं कि अगली जो शक्ति उसे क्या प्राप्त है। अगली हम देखते हैं
कि महाभियोग की कार्यवाही में भाग। तो देखिए महाभियोग की कार्यवाही में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उसमें हम देखते हैं महाभियोग की कार्यवाही में उसे क्या शक्ति प्राप्त है। तो देखिए अगली शक्ति है महाभियोग की कार्यवाही में भाग। महाभियोग की कार्यवाही में भाग। महाभियोग की कार्यवाही में भाग। तो हम देखते हैं कि जो है कांग्रेस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश एवं संघीय पदाधिकारियों के प्रति महाभियोग की कार्यवाही करती है। तो देखिए कांग्रेस जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों एवं कांग्रेस राष्ट्रपति, कांग्रेस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं संघीय राष्ट्रपति, एक चीज रह गई है न्यायाधीशों, उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों एवं संघीय पदाधिकारियों के प्रति महाभियोग की कार्यवाही, पदाधिकारियों के प्रति महाभियोग की कार्यवाही कर सकती है। महाभियोग की कार्यवाही संघीय पदाधिकारियों के प्रति महाभियोग की कार्यवाही कर सकती है। देखिए यह महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत प्रतिनिधि सभा द्वारा की जाती है। महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत प्रतिनिधि सभा द्वारा की जाती है और प्रतिनिधि सभा द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पास होने के बाद प्रतिनिधि सभा द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पास होने के बाद
सीनेट इस पर सीनेट इस पर विचार करती है, सीनेट इस पर विचार करती है। तो देखिए कांग्रेस जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश एवं संघीय पदाधिकारियों के जो उच्च अधिकारी उनके प्रति महाभियोग की कार्रवाई कर सकती है। यह महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा में होती है और प्रतिनिधि सभा यदि इस महाभियोग का प्रस्ताव पास कर दे तो उसके बाद में सीनेट जो इस पर विचार करती है। तो इसलिए महाभियोग की कार्रवाई में जो है प्रतिनिधि सभा को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी। सबसे पहले ये महाभियोग की कार्रवाई प्रतिनिधि सभा में की जाएगी और इसमें जो है ये प्रस्ताव पास होने के बाद में सीनेट जो है इस पर विचार करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सीनेट को जो है महाभियोग के पास, महाभियोग पर जो है उसे महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। तो देखिए अन्य शक्तियां भी हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा जो है कि अन्य शक्तियां क्या है। तो देखिए अन्य शक्तियों में पहली हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा स्वयं अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करती हैं, स्वयं अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करती हैं। दूसरी है यह अपने सदस्यों के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है प्रतिनिधि सभा की शक्तियां एवं कार्य हमने अभी पढ़े और हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा की जो शक्तियां और कार्य हैं वो शक्ति और कार्य सीनेट की तुलना में जो है कमतर है और इसीलिए प्रतिनिधि सभा का दुर्बल होने का प्रमुख कारण इसकी शक्तियां हैं जो कि सीनेट से इसे कम दी गई हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की शक्ति एवं कार्य जो है बहुत ही दुर्बल हैं और संविधान निर्माताओं ने ही जो है सीनेट को जो बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां और कार्य अधिकार प्रदान किए गए। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा एक बहुत ही दुर्बल सदन है और इस प्रकार जो है सीनेट को विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है।